तो कैसे हैं आप सब? चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सुनते हैं मिस्टी और विधान की प्यार भरी कहानी को। मिस्टी अपने कमरे में फर्श पर बैठी रो रही थी। तभी एक लेडी सर्वेंट ने मिस्टी के कमरे का दरवाजा नॉक किया। दरवाजे की आवाज सुनते ही मिस्टी ने फटाफट से अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए वो सर्वेंट की तरफ देखने लगी। तभी वो लेडी सर्वेंट कमरे के अंदर आते हुए एक बैग टेबल पर रखकर बोली, अंडर्स को, मैम ये आपके लिए दूसरे कपड़े, आप इसे ही पहनकर नीचे आ जाओ, ऐसा अभी सर ने कहा है। मिस्टी जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है और सर्वेंट वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में वो पीच कलर के ब्यूटीफुल लॉन्ग गाउन में थी, जो कि बिल्कुल स्लीवलेस थी। मिस्टी उस गाउन को पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई और अपने गीले बाल पोंछते हुए वो अपने ड्रॉ से ड्रेस के लिए मैचिंग इयररिंग्स और ज्वेलरीज ढूंढने लगी कि तभी उसे कमरे में आते किसी की आहट सुनाई दी। नजरें पीछे करते हुए वो जब दरवाजे की तरफ देखती है तो फिर से उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है। दरवाजे पर विधान था, जो एक नजर मिस्टी को देखे उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। विधान ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और इस वक्त वो अपने नेवी ब्लू कलर के 3 पीस सूट में तैयार होकर आया था, जिसमें वो बेहद किलर लुक दे रहा था। उसे देखकर किसी भी लड़की की नियत में खोट आ जाए, मगर यहां मिस्टी का हलक सूखने लगा उसे देखकर। तभी विधान जो अपने हाथ में एक छोटा सा एक्सपेंसिव कैरी बैग लेकर आया था, उसमें से उसने एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला, जिसे खोलते हुए उसने वो बॉक्स मिस्टी की तरफ बढ़ा दिया। मिस्टी एक नज़र उस बॉक्स को देख रही थी और दूसरी नज़र उसने विधान को देखकर अपनी नज़रें नीचे कर ली और विधान से सहमी हुई आवाज में बोली, अंडर्स को, ये सब क्या है? तभी विधान कोल्ड वॉइस में बिना एक्सप्रेशन के चेहरे के साथ मिस्टी को देखते हुए बोला, अंडर्स को, ज्वेलरी है तुम्हारे लिए, पहन लो। मिस्टी अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, अंडर्स को, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? मेरे पास बहुत ज्वेलरी है, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी। आप, मिस्टी आगे कुछ बोलती इससे पहले ही विधान ने अपने एक ही हाथ से मिस्टी के दोनों गाल को पकड़कर उसके चेहरे को अपने तरफ किया, जिससे मिस्टी काफी हर्ट हुई और उसकी आह निकल गई। लेकिन विधान उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, अंडर्स को, तुमसे एक बार जो कहा जाए वही किया करो। मेरी बात टालने की कोशिश करोगी तो अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। अब ये इयररिंग्स और चेन मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा। कहते हुए विधान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मिस्टी के पीछे आ खड़ा हुआ। उसने मिस्टी का चेहरा छोड़ दिया। मिस्टी की आंखों से कुछ बूंद आंसू निकलकर छलक गए। तभी उसे एहसास हुआ कि विधान का हाथ उसके गले तक आ रहा है। विधान मिस्टी के सीने से लेकर गले तक चेन के साथ अपना हाथ से चलाते हुए उसकी गर्दन तक ले आया। मिस्टी अपने और विधान के रिफ्लेक्शन को आईने में देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तभी विधान ने मिस्टी के गले में वो चेन पहनाते हुए उसके गर्दन से नीचे पीठ पर झुककर हल्का सा किस कर दिया, जिससे मिस्टी की अचानक की आंखें बंद हो गई और वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी विधान अब मिस्टी को इयररिंग्स पहनाने लगा, जो कि डायमंड की थी और काफी ज्यादा खूबसूरत थी। विधान एक एक करके मिस्टी को इयररिंग पहना रहा था और उसके ईयरलैब पर किस करता। एक कान पर किस करने के बाद वो दूसरे कान की तरफ बढ़ा और इयररिंग पहनाते हुए जैसे ही वो उसके दूसरे ईयरलॉब को चूमने के लिए थोड़ा झुकता है, तभी मिस्टी ने विधान के सीने पर अपना हाथ रख दिया और उसे रोकते हुए बोली, अंडर्स को, प्लीज आप ये सब नहीं कर सकते, ये सब गलत है। विधान को मिस्टी का ऐसे रोकना थोड़ा बुरा लगा और एक गुस्से से मिस्टी को घूरने लगा। तभी उसके प्यारे से चेहरे को थोड़ी देर और देख विधान के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए और वो गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोला, अंडर्स को, ठीक है, ये मेरा हक नहीं है ना? कोई बात नहीं, अब तुम तैयार हो गई हो ना, तो नीचे चलते हैं, केक कट करते हैं। मिस्टी भी विधान की बातों पर जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। विधान मिस्टी के नाजुक हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा। मिस्टी अपने हाथ को विधान के हाथ में देखकर अंदर से सहमते हुई उसे देखने लगी। थोड़ी देर में वो लोग हॉल में जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हॉल में खड़े सभी लोगों की नजर विधान और मिस्टी पर थी। वही मिस्टी अपने आप को ऐसे विधान के साथ देख काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। विधान मिस्टी को केक के पास ले आया। मिस्टी के लिए आज 8 मंजिला बड़ा ही खूबसूरत बाबी हाउस केक बनवाया गया था। मिस्टी केक को देख ही रही थी कि तभी उसके सामने अचानक से एक चाकू आ गया, जिसे देखते ही मिस्टी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई और मुंह खोले वो अजीब से डर की अनुभूति कर रही थी कि तभी विधान उसके कान के पास आकर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडर्स को, देख क्या हो बेबी गर्ल,
ये लो नाइफ, केक कट करो। एंड हैप्पी बर्थडे। आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। कहते हुए विधान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही विधान के आवाज की गूंज मिस्टी के कानों से होते हुए उसकी आत्मा तक पहुंच गई। तभी आबिर जी मिस्टी को हिलाते हुए बोले, अंडरस्को, क्या कर रही हो बेटा? जल्दी केक काटा, सब लोग वेट कर रहे हैं। मिस्टी केक कट करती है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज जाती है। तभी मिस्टी एक का पीस उठाकर कबीर जी की तरफ हाथ बढ़ाती है, मगर अबीर उसका हाथ पकड़कर उसे केक खुद को खिलाने से रोकते हुए बोले, अंडरस्को बेटा, इस पर पहला हक विधान सर का है, पहले उन्हें केक खिलाओ। मिस्टी हैरत से आंखें बड़ी करते हुए अबीर जी से कहती है, अंडरस्को डैड आप। मिस्टी आगे कुछ बोलती, तभी अबीर जी ने उसे घुमाते हुए विधान के सामने कर दिया और पीछे से कहा, अंडरस्को केक खिलाओ बेटा। मिस्टी खुद सोच पाती इससे पहले ही विधान खुद मिस्टी की तरफ झुककर और उसका हाथ पकड़ उसके हाथ से केक खाते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे के बेहद करीब आते हुए बोला, अंडरस्को हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी छिपकली। विधान के मुंह से अपने लिए छोटी छिपकली नाम सुन मिस्टी किसी सोच में पड़ गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रही है। ये सब तभी अबीर जी माइक लेकर मेहमानों से बोले, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, तो मैं आज आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आज मेरी बेटी मिस्टी खुराना के 20वें जन्मदिन पर मैं आप लोगों से अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ। मैंने 1 साल से अपनी बेटी के बारे में एक सच दुनिया से छुपाए रखा, जो मैं आज सबके सामने बोलने वाला हूँ। अंडरस्को अबीर जी की बात सुन मिस्टी ने उनकी तरफ घूमते हुए उन्हें अचंभे भरी नजरों से देखने लगी कि तभी अबीर जी दोबारा बोले, अंडरस्को जी हाँ, एक ऐसा सच, और सच ही क्या, ऐसी खुशखबरी जिसे सुना आप लोग भी चौंक जाएंगे। दरअसल वीके इंडस्ट्रीज के मालिक विधान खुराना, जिनके फैमिली के साथ हमारा बरसों पुराना नाता है, हमें 1 साल पहले ही उनसे एक अटूट रिश्ता जोड़ लिया था। हमने विधान और मिस्टी की शादी करवा दी थी, लेकिन इसकी खबर आप लोगों तक नहीं पहुंची थी। वो एक नॉर्मल शादी थी, और अब मैं पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करने जा रहा हूं कि मेरी बेटी मिस्टी के जीवन साथी है। अबीर जी की बात मिस्टी सुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आंखें बड़ी करके अबीर जी को देख रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वही नैना, जो विधान के मैनेजर करण के पास खड़ी थी, वो दौड़ती हुई मिस्टी के पास आकर उसे संभालने लगी। मिस्टी का तो हाल ही बुरा हो गया ये सब सुनकर कि उसके डैड क्या कह रहे हैं। मिस्टी जल्दी से अबीर के पास आते हुए धीमी आवाज में उनसे बोली, अंडरस्को डैड, व्हाट आर यू टॉकिंग? आप क्या बोल रहे हैं? तभी अबीर जी मेहमानों से कहते हैं, तो आज की ये अनाउंसमेंट करने में मुझे बहुत खुशी। एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन वीके के साथ हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल चुकी है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। मिस्टी अपने डैड अबीर जी से अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रही थी कि तभी मिस्टी के पीछे विधाना आ खड़ा हुआ, जिसने मिस्टी की कलाई पकड़ ली और उसे हॉल के बीच में ले आया। मिस्टी बिल्कुल बेसुध विधान के पीछे पीछे उसे देखते हुए चल रही थी। तभी म्यूजिक ऑन हुआ और गाना बजा, अंडरस्को तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। दो जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में बसा लूंगा। विधान इस गाने पर मिस्टी को अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर रहा था। वो उसे कभी घुमा रहा था तो कभी उसे पलटकर उसके पीछे आते हुए उसकी बाहें फैलाकर उसकी गोरी बाहों को चूमते हुए उसके सीने तक आ गया और उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए उसे देखकर गाना गाने लगा। तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। फिर फीमेल वर्जन आता है जिस पर मिस्टी कोई हरकत नहीं करती, वो बस हैरत से विधान को देख रही थी, जिसके अंदाज आज कुछ ज्यादा ही बदले लग रहे थे। वो काफी रोमांटिक हो रहा था, वो भी हॉल में इतने सारे लोगों के बीच में जहां खुद अबीर मिस्टी के डैड भी थे। सब मुस्कुराते हुए दोनों देख रहे थे। बाहों में तेरी मेरी ये रात गुजर जाए, तुझ में ही कहीं पर मेरी सुबह भी गुजर जाए। दो जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। मिस्टी चुपचाप थी। तभी विधान उसे पीछे की तरफ झुकाते हुए खुद झुककर उसके सीने पर अपना सर रखते हुए फिर से गाने लगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। विधान जबरदस्ती मिस्टी को भरी महफिल में अपने डांस अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर रहा था। मिस्टी इतने लोगों के बीच कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि 1 साल पहले भी उसने हिम्मत की थी भी, लेकिन उसकी सजा वो आज तक भुगत रही है।
गाना खत्म होते ही मिस्टी विधान से छूटकर उसके सामने से चली गई और अबीर का हाथ पकड़ उसे खींचकर पास के ही कमरे में ले आए। और वो नजर उठाकर अबीर को देखती हुई बोली, अंडरस्को डैड, आप बाहर क्या बोल रहे थे लोगों के सामने? आपको पता भी है आपने मेरे बारे में क्या अनाउंसमेंट कर दी है? मेरी भी शादी मिस्टर वीके से कब हुई? आप सबके सामने झूठ क्यों बोल रहे थे? तभी अबीर मुस्कुराते हुए मिस्टी से कहते हैं, बाहर जो कुछ भी बोल रहा था मैं, वो सब सच था। तुम्हारी शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है, वो भी वीके से। अब वो तुम्हारे ऑफिशियल पति है। तुमने 1 साल पहले वीके से कोर्ट मैरिज कर ली है। ये सुन मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चौंकते हुए बोली, अंडरस्को डैड, क्या कह रहे हैं आप? मैंने मिस्टर वीके से शादी कब की? माना आपके अंदर मिस्टर वीके का डर है क्योंकि उनके पास आपका बेटा मेरा भाई है, लेकिन ऐसा भी क्या डर कि आप पूरी दुनिया के सामने अपनी बेटी को किसी की बीवी बनाने पर तुल गए? अबीर कोई जवाब देते तभी मिस्टी को किसी और की आवाज सुनाई दी, अंडरस्को अपने डैड के बात पर विश्वास करो बेबी गर्ल, वो तुमसे झूठ नहीं बोल रहे। हमारी शादी सच में हो चुकी है। इनफैक्ट आज तो हमारी शादी की एनिवर्सरी है बेबी। विधान की इतनी बात सुन मिष्टी चौंकते हुए विधान से बोली, अंडरस्को आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने उस रात आपको एक थप्पड़ मारा था और आपने मेरे डैड को धमकी देकर ये सब बोलने पर मजबूर कर दिया। अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर आपने इस तरीके से अपना बदला निकाला। प्लीज मुझे बख्श दीजिए, नीचे जाकर कह दीजिए कि ये सब झूठ है। तभी विधान ईवल स्माइल के साथ मिस्टी की तरफ बढ़ते हुए उसे एक फाइल पकड़ आता है और बोला, अंडरस्को ये फाइल अच्छे से पढ़ लो बेबी गर्ल, इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हारा डाउट क्लियर कर देगा। मिस्टी डरते हुए उस फाइल को देखती है। पहली नजर में मिस्टी को वो फाइल देखी देखी सी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने पहले वो फाइल कहाँ देखी थी। मिस्टी वो फाइल खोलती है और उसके अंदर के पेपर देख मिस्टी का हाल बुरा हो गया। उसके हाथ से अचानक से वो पेपर छूट गए और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबाते हुए अपनी आंखें बड़ी कर ली। वो रोने लगी और अचानक से वो बेसुध होकर फर्श पर बैठ गई। तभी कमरे के अंदर करण और नैना एकदम से आए। विधान ने करण को इशारा किया और करण ने जल्दी से बिखरे हुए फाइल के पेज ऐसे उठाकर फाइल में भरना शुरू कर दिया। तभी विधान मिस्टी की तरफ बढ़ा और उसने मिस्टी को कमर से पकड़कर उठा लिया और अपने सामने खड़ा करते हुए उसके आंखों के आगे आते बाल उसके कान के पीछे करते हुए उसके फोरहेड के पास आकर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज बेबी गर्ल? आज तुम्हें पता चल ही गया कि मेरा तुम पर कितना हक है। अभी थोड़ी देर पहले जो हक की बात कर रही थी ना तुम, वो हक तो मैं 1 साल पहले ही तुमसे ले चुका हूं। शादी कर ली है मैंने तुमसे, एंड कांग्रेचुलेशन, तुम्हें आज यह सब पता चल ही गया। अब तुम हक से कह सकती हो कि तुम वीके विधान खुराना की वाइफ हो। मिस्टी को जब ये पता चला कि वो तो 1 साल पहले ही शादीशुदा हो गई थी, वो वीके की बीवी बन गई थी, तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वो फर्श पर हताश होकर रोते हुए बैठ गई। फिर विधान ने उसे संभालते हुए दोबारा से सारे सबूत के साथ ये क्लियर कर दिया कि वो सब सच है। 1 साल पहले धोखे से ही सही मिस्टी की विधान से ऑफिशियल शादी हो गई है। वैसे तो मिस्टी को अपने डैड अबीर सिंघानिया के हर खराब इरादों के बारे में पता था, मगर ये उन्होंने कब किया वो समझ ही नहीं पा रही थी। मिस्टी जो विधान की पकड़ में खड़ी थी, उसने रोते हुए विधान के हाथ को अपनी कमर से झटके से हटा दिया और अबीर जी के सामने आकर अपनी रोती पनीली आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, अंडरस्को ये सब आपने कैसे किया डैड? मैंने कभी इन पेपर्स पर साइन किए? तभी अबीर जी शैतानी मुस्कान के साथ दरवाजे के पास करण के बगल में खड़ी नैना को देखते हुए बोले, अंडरस्को नैना मेरी प्यारी बेटी को बताओगी नहीं कि तुम वीके से मिली हुई हो? तुम वीके की असिस्टेंट मैनेजर हुआ करती थी, जो मिस्टी की दोस्त बनकर हमारे घर में रहने आई। खुद को अनाथ बताया और साए की तरह पल पल तुमने मिस्टी की खबर रखी, और तुमने ही उसके बर्थडे वाली रात उसके कॉलेज के पेपर्स के बीच ये पेपर्स रखे, जिन्हें मिस्टी ने एक्साइटमेंट में बिना देखे ही जल्दी से साइन करके तुम्हारे हाथों में सबमिट करने के लिए पकड़ा दिए। अबीर के मुंह से नैना का ये सच सुन अब मिस्टी अंदर से बिल्कुल पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने नैना को रोते हुए देखा और उसके पास आकर गुस्से में उसे घूरती हुई बोली, अंडरस्को इतना बड़ा धोखा तुमने ये सब किया नैना, क्या ये सच है? तभी नैना, जिसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था, वो अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसें थामे हुए अपना सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। नैना का जवाब पाकर मिस्टी बिल्कुल दंग रह गई। उसके इर्द गिर्द जितने लोग थे सब के सब
कोई ना कोई साजिश रच बैठे थे उसके खिलाफ। उसे मालूम पड़ गया था कि उसका दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। सबने मिलकर उसकी विधान जैसे राक्षस के साथ शादी करा दी। हालांकि विधान से मिस्टी इतना ज्यादा क्यों डरती है, ये सच अभी आप लोगों के सामने नहीं आया है, जल्दी पता चलेगा आपको। लेकिन मिस्टी का डर ये बताने के लिए काफी है कि विधान के साथ वो एक पल भी नहीं रह सकती। ऐसे में विधान का उससे शादी हो जाना मिस्टी की दुनिया बदल कर रख देता है। मिस्टी नैना से रोते हुए अंडस को, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा नैना? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुम इतने टाइम मेरे साथ रहकर तुमने बस मुझसे झूठ ही कहा। तुम्हारे उस इनोसेंट चेहरे के पीछे कुछ और ही था जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाए, और अपनी सारी फीलिंग, अपने सारे दुख दर्द तुमसे बांटती रही। तभी नैना, जिसने अपने दोनों हाथों की मुठियां बांध कर रखी थी और गर्दन पूरी नीचे झुकाई हुई थी, वो रोती हुई मिष्टी को अपनी नजरें उठाकर को देखकर बोली, अंडस को मुझे ये सब करना पड़ा मिष्टी। अगर नहीं करती तो वी के सर मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देते। वो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी चाहते थे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी हर खबर रखूं। मैं अगर ऐसा नहीं करती तो अपने पूरे परिवार से हाथ धो बैठती। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें मैं अकेली हूं जो कमाती है। तुम्हें झूठ और फरेब में रखने के मुझे पैसे मिल रहे थे मिष्टी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तभी विधान बीच में सख्त मर्दाना आवाज में बोला, अंडस को इतना सब कुछ ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। मिस्टी को सच नहीं पता था, अब पता चल गया। उसे इन सब को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोग बाहर जा सकते हैं, मुझे अपनी बीवी से अकेले में बात करनी है। विधान के इतना कहते ही सब लोग उस कमरे से बाहर चले गए और फिर भी ध्यान ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और चुपचाप हताश खड़ी मिष्टी के गोल मटोल से सेंसिटिव में चेहरे को देखते हुए, जो कि रोने की वजह से बेहद लाल पड़ चुका था, अपने हाथों में भरते हुए उसे एकटक देखते हुए बोला, अंडस को आज रात के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वी के की बीवी हो तुम, तुम्हारे चेहरे पर ये रोना धोना सूट नहीं करता। मिस्टी, जो अभी तक नजरें नीचे झुकाए हुए रो रही थी, विधान की बात सुन उसने धीमे से अपनी नजरें विधान के चेहरे की तरफ करते हुए उसे अपनी रोती हुई लाल आंखों से देखते हुए कहा, अंडस को मैं ये सब नहीं मानती। आप अपने उस रात मुझे छेड़ने वाले उस लड़के को कितनी दर्दनाक मौत दी, मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या बिगाड़ा था उसने आपका? हम उसे बातों से समझा सकते थे ना। आपको पता है जब हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। आपने उस लड़के के जिंदा रहने पर ही उसकी आंखें निकाल ली और उसे तड़पते हुए राक्षसों की तरह देख रहे थे, और फिर आपने उसे पर एसिड फेंकवा दिया। सामने वाला कितने दर्द में था, आपने एक पल के लिए भी महसूस नहीं किया। मैं उस लड़के के परिवार वालों को जानती थी, मेरे सामने मैंने उन्हें रोते देखा, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती थी कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि आपने मारा है। मेरी आंखों के सामने उनका बेटा मेरी वजह से मरा है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? जो हर किसी की जान ले सकता है उसे मैं अपना पति कैसे मान लूं? मिष्टी की बातें सुन विधान के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। वो मिष्टी के चेहरे को देख रहा था और ठंडी गहरी सांस लेकर मिष्टी से बोला, अंडस को कोई भी तुम पर नजर डालेगा तो मैं उसे बद से बदतर मौत दूंगा। मैं तुम्हें पता है ना, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, और वो तो कुछ भी नहीं था। तुम्हें हर हफ्ते ऐसा डेमो दिखाता रहूंगा मैं, ताकि मुझसे दूर जाने से पहले तुम्हारी रूह कांप जाए। चलो ये सब बातें छोड़ो, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है और फर्स्ट नाइट भी। फिर वह विधान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दोबारा बोला, अंडस को वैसे तुम्हारे लिए तो डबल सरप्राइज हो गया ना। ये तुम्हें तो अपनी शादी के बारे में भी नहीं पता था और आज हमारी एनिवर्सरी है, तो क्या कहती हो आज एक रोमांटिक नाइट हो जाए? वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, आधे घंटे में तुम्हारी इस घर से विदाई हो जाएगी। आज रात हमारी फर्स्ट नाइट होगी मेरे प्लान किए गए डेस्टिनेशन पर, और कल दोपहर की फ्लाइट से हम हमारे घर जाएंगे, जहां तुम और मैं, और मेरे बेडरूम में। विधान मिष्टी को रोता हुआ छोड़ कबीर के कमरे में उससे कुछ बात करने चला गया। इधर नैना रोती हुई मिष्टी के कमरे के दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। वो अभी भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इस वजह से मिष्टी को देखकर अपनी नजरें फिर से नीचे झुका लेती है। वो उसके पास चलकर आ खड़ी हुई और बोली, मिष्टी, अंडस को तुम्हें हमारे साथ निकलना होगा। आज रात ही हमें यहां से जाना है, वी के सर ने कहा है। तभी मिष्टी नजर उठाकर अपनी लाल आंखों से नैना को घूरते हुए बोली, अंडस को शर्म नहीं आती मुझसे बात करने में? दोस्त की तरह नहीं, बहन की तरह माना था। मैंने तुम्हें अपने कमरे में अपने साथ बेड शेयर किया, मैंने तुम्हारे साथ अपनी हर हंसी खुशी शेयर की तुमसे। इस बीच तुम्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ
कि तुम ये सब बिल्कुल सही नहीं कर रही मेरे साथ। हर कोई मुझे यहाँ पर धोखा दे रहा है, लेकिन तुमने तो दोस्ती शब्द को एक गाली बनाकर रख दिया है। मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। मिस्टी की बात सुन नैना अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और एक सांस लेकर बोली, अंडरस्को, तुम्हें मुझ पर जितना गुस्सा होना है, हो सकती हो मिस्टी, मैं तुम्हारी नफरत ही डिजर्व करती हूँ अब। लेकिन तुम्हें भी वी के सर का कहना मानना पड़ेगा। अपने सारे वो सामान जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है पैक कर लो, फिर पता नहीं तुम इस घर में कब आओगी। इतना कह नैना कमरे से बाहर निकल गई और पक्का आधे घंटे बाद ही विधान मिस्टी के कमरे में आया तो उसने देखा कि मिस्टी अभी भी फर्श पर पड़ी रो रही है। उसने कोई तैयारी नहीं की थी यहां से जाने की। विधान ने मिस्टी का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा करके अपने साथ खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया। सारे मेहमान को रफा दफा कर दिया जा चुका था। विधान मिस्टी को घर के हॉल में ले आया और अपने सामने खड़ा करते हुए उसके रोने से मुरझाए हुए चेहरे को देखकर बोला, अंडरस्को, अपने डैड को आखिरी बाय बोल दो। विधान की बात सुन मिस्टी सोफे पर पैर चढ़ाए अबीर को देखती है। अबीर जिनके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे, वो मिस्टी को देखकर बोले, अंडरस्को, मुझे पहले से ही पता था बेटा कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल जाना ही होगा, इसीलिए अब ज्यादा दुख नहीं हो रहा तुम्हारे जाने का। आज से तुम अपने ससुराल जा रही हो, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें जाते हुए देख सकता हूं क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ही मेरा बेटा वापस आएगा। अबीर की बात सुन मिस्टी की आंखों से दोबारा आंसू की कतार बहने लगे। वो किसी मासूम बच्चे की तरह रोए जा रही थी। पीछे से करण और नैना सूटकेस लिए हाल में पहुंचे। करण विधान से बोला, अंडरस्को, गाड़ी बाहर खड़ी है सर, हमें होटल के लिए निकलना चाहिए। तभी अबीर विधान से बोले, अंडरस्को, वी के सर, इतनी भी जल्दी क्या है, आज रात आप यहीं रुक जाए, कल सुबह की फ्लाइट पकड़ लीजिएगा। वी के एकदम से गर्दन घुमाकर अबीर की तरफ देखता है तो अबीर जैसे सुन्न पड़ गया और अपनी नजरें नीचे कर लेता है। तभी विधान ने कहा, अंडरस्को, तुम होते कौन हो मुझे सजेशन देने वाले। विधान ने मिस्टी का हाथ पकड़ा और बोला, अंडरस्को, चलो मिस्टी। विधान मिस्टी को अपने साथ घर से बाहर ले गया और अबीर ये सब देखते ही रह गया। और सबके जाने के बाद अबीर अपना सिर पकड़कर बोला, अंडरस्को, इस वीके ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं कौन से बात की दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे। कहता है अब जब तक मिस्टी उसे नहीं अपनाएगी तब तक वो मुझे मेरा बेटा नहीं सौंपेगा। एक डॉन होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। मेरी बेटी भी ले गया और बेटा भी नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद मिस्टी और विधान गाड़ी में थे और गाड़ी चल रही थी। मिस्टी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार रिएक्ट कैसे करें। विधान के सामने वो कम ही मुंह खोलती थी। वो गाड़ी की खिड़की से चिपक कर बैठ गई। उसके दिमाग में उसके आसपास के लोगों के दिए हुए धोखे घूम रहे थे। मिस्टी अब किसी के लिए नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन फिर भी सोच रही थी। इधर विधान जो अपने फोन में कुछ टाइपिंग कर रहा था, अपने फोन से बिना नजर हटाए वो कोल्ड वॉइस में मिस्टी से बोला, अंडरस्को, क्या सोच रही हो छोटी छिपकली। विधान की आवाज सुनते ही मिस्टी जिस ख्यालों में खोई थी उनसे बाहर निकली और अचानक से पलके झुकाते हुए हल्के से डर की अनुभूति कर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। विधान अपना फोन लॉक करके जेब में रखते हुए गर्दन टेढ़ी करके मिस्टी को देखते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। मिस्टी अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर अपने पेट से चिपकाते हुए अपने वह का पानी घटक कर बोली, अंडरस्को, आपने मुझे कुछ सोचने लायक नहीं छोड़ा है। अब क्या सोचूं। विधान सर जी मुस्कुराहट के साथ मिस्टी से बोला, बहुत कुछ सोचने का मौका मिलेगा बेबी। हम दोनों के बीच जो होने वाला है उसकी यादें काफी होंगी तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जगह बनाने के लिए। विधान की बात सुन मिस्टी की तो सांसें ही अटक गई। थोड़ी देर में वो लोग एक 7 स्टार होटल रूम में पहुंचे जहां विधान ने पहले से ही कमरा बुक किया हुआ था। करण और नैना भी उन्हीं के साथ थे और उन दोनों के लिए भी एक ही कमरा बुक था। विधान मिस्टी का हाथ पकड़कर उसे होटल के कमरे में ले जाने लगा। उठ के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। एक पल भी उसे विधान के पास रहने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे विधान के कदमों से कदम मिलाना पड़ रहा था। उन्हें जाते देख नैना शर्मिंदगी से अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, अंडरस्को, क्यों दिया मैंने साथ वी के सर का। लोगों की जान लेने में मैं बिल्कुल भी नहीं कतराती, लेकिन मिस्टी को धोखा देना इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे। शायद मैंने कभी पहले अपने अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं था और अब मिस्टी के साथ रहकर मैं उसके जैसी इमोशनल होती जा रही हूं। मुझे तो पता है ना विधान उसे उसके किए की सजा देना चाहता है और विधान थोड़ी ना उसे जान से मार देगा। आखिर वो मिस्टी से प्यार भी तो करते हैं। पता नहीं क्यों मिस्टी ही उनसे इतना ज्यादा डरती है। लेकिन जो सब भी मैंने किया
उसके बाद शायद मिष्टी मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेगी। उसे मैंने भी अपना पक्का वाला दोस्त मान लिया था। क्या करूं मैं अब? कैसे उसकी बेरुखी सह पाऊंगी मैं? इधर विधान मिष्टी को कमरे में लाकर उसे बेड पर पटक देता है और मिष्टी झटके से बेड पर गिरती है, जिससे उसकी जोर की आह निकल गई। मिष्टी खुद को संभालते हुए पीछे देखी है। वी तो हैरत से उसकी आंखें बड़ी हो गई। विधान पूरी बेसब्री से अपने कपड़े उतार रहा था। उसने अपना कोट उतारकर कमरे के दूसरी तरफ सोफे पर फेंक दिया और अपने टाई को ढीला करते हुए जल्दी से उसने अपनी टाई खोले फेंक दी और अब अपने शर्ट के बटन भी तेजी से खोलने लगा। कुछ ही सेकंड में विधान ने अपने शर्ट भी अपने बॉडी से निकालकर दूर कर दी। अब विधान की मस्कुलर और अट्रैक्टिव शेप की बॉडी बिल्कुल न्यूड थी। वो इसी हाल में मिष्टी की तरफ बढ़कर झुक गया और उसके बाह को पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए उसकी आंखों में अपनी गहरी काली आंखों से देखते हुए कोल्ड वॉइस ने बोला, अंडरस्को फर्स्ट एनिवर्सरी की रात, हमारी फर्स्ट नाइट, अब कैसे मना करोगी तुम मुझे छूने से? अब तो ये मेरा हक है ना? और खबरदार, जो तुमने एक बार भी मुझे वो सब करने के लिए मना किया, तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। कहते हुए विधान तिरछी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आया। वही मिष्टी अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, अंडरस्को ये शादी कब हुई? मुझे नहीं पता चला और मिस्टर वी के ये सब धोखा है। मैं ऐसे कैसे आपके साथ? इतना कहते ही मिष्टी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। तभी विधान एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ झटके से अपने सामने करते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब आते हुए गुस्से से उसे अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शादी को न मानने की? मैं क्या तुम्हें कोई पागल नजर आता हूं जो तुम बोलोगी कि तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना और मैं मान जाऊंगा? अब देखो मैं क्या करता हूं। इतना कहकर विधान ने झटके से मिष्टी का चेहरा छोड़ दिया और उसे बेड पर धक्का देते हुए खुद भी बेड पर आ गया और उसे खींचकर विधान ने अपने नीचे सुला लिया। खुद उसके ऊपर आते हुए विधान ने अपना पूरा भार मिष्टी के ऊपर डाल दिया। मिष्टी विधान के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पुश करने की कोशिश करने लगी, मगर विधान को हिलाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तभी विधान ने मिष्टी के दोनों हाथ अपने सीने पर देखे तो मुस्कुराकर मिष्टी के चेहरे को देखने लगा। मिष्टी हैरत से विधान को देख रही थी, लेकिन उसकी नजरों का तेज जब मिष्टी पाती है तो उसने अपना चेहरा उसने दूसरी तरफ कर लिया और अजीब सा डर महसूस करने लगी। तभी विधान उसके कान के पास होठ लाकर बड़ी ही सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को अच्छा नहीं लग रहा ना? तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, लेकिन नहीं बेबी, मैं चाहे जितना बुरा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारा रेप नहीं करने वाला। सो जस्ट कूल डाउन, अभी तो तुम मुझे खुद सेड्यूस करोगी, पता है कैसे? वेट, कुछ दिखाता हूं। कहकर विधान ने अपने काले पेन से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाते हुए बोला, अंडरस्को दिखाओ उस लड़के को। विधान के मुंह से जब मिष्टी ने अचानक से विधान को आंखें फाड़कर देखने लगी, उसे शायद कुछ कुछ समझ आ रहा था कि विधान करने क्या वाला है। तभी विधान के फोन पर किसी का वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल रिसीव करते हुए विधान ने फोन का स्क्रीन मिष्टी की तरफ कर दिया। मिष्टी की नजर अब फोन पर पड़ी तो वो हैरत से फोन की स्क्रीन को देखते ही रह गई। रोते हुए उसने अपना मुंह अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया, मगर उसकी आंखें हल्की सी भी छोटी नहीं हुई। फोन स्क्रीन में एक लगभग 18 साल का लड़का, जिसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए थे, उसे बांधकर खड़ा किया गया था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और गले तक में एक चेन बंधी हुई थी, जो ऊपर एक पाइप से होता हुआ दूसरे सिरे पर एक आदमी के हाथ में उसका आखिरी छोर था। विधान ने अपना हाथ मिष्टी के गाल की तरफ किया और उसके सॉफ्ट गाल पर अंगूठा चलाते हुए अपनी सख्त मर्दाना आवाज को धीमा करते हुए कहा, अंडरस्को तो क्या विचार है वाइफी? अपने पति को सुहागरात का सुख दोगी या फिर अपने छोटे भाई को मरता हुआ देखोगी? तुम्हें तो पता है ना मैं ऐसा कर सकता हूं। विधान की बात सुन मिष्टी अपना सरनामे हिलाते हुए एक सांस लेकर बोली, अंडरस्को नहीं, प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करो। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। मैं सब अपनी मर्जी से करूंगी। बस आप अपने आदमी को कह दो कि उसे कुछ ना करें और प्लीज उसे दर्द हो रहा होगा। वो चेन खोल दो प्लीज प्लीज। मिष्टी विधान के नीचे लेटी हुई उससे हाथ जोड़कर बोली। विधान ने अपना फोन लॉक करके टेबल पर बड़ी ही लापरवाही से फेंक दिया और मिष्टी को बाहों में भरते हुए बोला, अंडरस्को तो शुरू हो जाओ ना, क्यों इतना तड़पा रही हो? मिष्टी जल्दी से अपना सिर हाँ में 2 से 3 बार हिलती है। तभी विधान मिष्टी के ऊपर से उठकर उसके बगल में आकर लेट जाता है और बाहें फैलाकर मिष्टी से बोला, अंडरस्को आओ, खुद मेरे पास आओ मिष्टी, मुझे एहसास कराओ कि तुम मेरी बीवी हो। मिष्टी आंसू पोंछते हुए जल्दी से बेड पर उठकर बैठती है और विधान के सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी।
इस बीच उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अंदर से पूरी तरह कांप उठी थी। विधान ने मिस्टी को उसके भाई की जान की धमकी देकर पूरी तरीके से डरा दिया था। अब मिस्टी वो सब करने को तैयार थी जो विधान चाहता था। मिस्टी आंखें बंद करके विधान के शर्टल्स बॉडी पर अपनी उंगलियां चला रही थी। इस बीच उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका दिल कांप पर था ये सब करते हुए। तभी विधान ने मिस्टी का हाथ पकड़ उसे खींचकर अपने ऊपर कर लिया। इससे मिस्टी की झटके से आंखें खुल गई और उसकी नजरें विधान की नजरों से जा टकराई। विधान की आंखों में अलग ही तपिश थी। विधान मिस्टी के चेहरे को निहारते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम्हारा छूना अच्छा लगता है, लेकिन मजा नहीं आया छोटी छिपकली। अंडरस्को, तुम्हें मैं छोटी छिपकली बोलता हूं तो दीवार समझकर चिपक जाओ ना मुझसे, और फिर करो जो करना है। इतना दूर दूर से तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से महसूस भी नहीं कर पाऊंगा। मिस्टी शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर फिर भी उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो विधान उसके भाई के साथ कुछ भी कर सकता है। वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी विधान मिस्टी से दोबारा बोला, अंडरस्को, इतना मत सोचो वाइफी, जल्दी से शुरू हो जाओ, तुम्हें मुझे पूरा सेटिस्फाई करना होगा। मिस्टी अपने आप को संभालते हुए आंखें खोलकर विधान के चेहरे को देखने लगी। मिस्टी के दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगी। फिर भी उसने अपने आप को काबू करते हुए विधान के चेहरे को काफी करीब से देखते हुए उसके गाल पर किस कर दिया। विधान मिस्टी के नीचे लेटा हुआ वी के एक्सप्रेशन लेस चेहरे से मिस्टी को देख रहा था। मिस्टी अब धीरे धीरे विधान के फोरहेड पर आकर किस करती है। उसके बाद उसके दूसरे गाल पर, फिर उसके चीन पर और फिर उसके होंठ की बारी आती है। लेकिन वहां आते ही मिस्टी अचानक से रुक गई और उसने विधान से नजरें फेर ली। तभी विधान ने मिस्टी को एक हाथ से पकड़ते हुए अपने सामने करते हुए कहा, अंडरस्को, रुक क्यों गई बेबी, मेरे होठों पर किस करो, कम ऑन। मिस्टी विधान की बात मानते हुए किसी तरह मजबूरी में उसके होठों के करीब आती है और उसके होठों के किनारे को आंखें बंद करके अपने होठों से छूते हुए किस करके वापस पीछे हो जाती है। विधान ने एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपकाई और मिस्त्री को देखते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को, तुमसे नहीं हो पाएगा बेबी, अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। कहकर विधान ने मिस्टी को झटके से अपनी साइड में लेटा लिया और खुद उसके ऊपर जाकर एक नजर उसके डरते चेहरे को देखकर अचानक से उसके कॉलर बोन पर आकर किस करने लगा। मिस्टी अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे विधान के नीचे लेटी हुई थी। अब विधान अचानक ही मिस्टी के साथ वाइल्ड होने लगा। उसने मिस्टी के कॉलर बोन पर एकदम से बाइट कर लिया, जिससे मिस्टी की अचानक ही चीख निकल गई। मगर विधान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आय मिस्टी के गर्दन से होता हुआ उसके सीने तक आ पहुंचा। मिस्टी की पीच कलर की ड्रेस, जो कि काफी डीप गले वाली थी, उसे विधान ने और नीचे करते हुए काफी गहराई से उसके सीने को चूमने लगा और अचानक से उसने वहां भी बाइट कर लिया। अब मिस्टी वो दर्द सह नहीं पा रही थी और उसने विधान को रोकने के लिए उसके दोनों कंधे को पकड़कर उसे पुश करने की कोशिश की। इससे विधान जरा सा भी हिला, मगर उसने अचानक से मिस्टी को घूरते हुए देखा। अंडरस्को, मिस्टी विधान की नजरों से डर गई। उसके मासूम चेहरे पर इस वक्त डर और परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी विधान एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे देखते हुए बोला, अंडरस्को, कहा था ना, रोक नहीं सकती तुम मुझे, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पूरी रात बाकी है स्वीट हॉट। मिस्टी आंखें बड़ी करके विधान को देखने लगी। तभी विधान दोबारा शुरू हो गया। वो मिस्टी के हर दिखते अंग को चूमने लगा और अब उसे जब मिस्टी के बदन पर उसकी ड्रेस उसके और अपने जिस्म के बीच एक दीवार सी लग रही थी, तो विधान ने पूरी जल्दबाजी के साथ मिस्टी की ड्रेस को उतारना शुरू कर दिया, जिसमें उसे थोड़ी परेशानी हुई। तभी विधान ने एक ही झटके में मिस्टी की लॉन्ग ड्रेस फाड़ दी। मिस्टी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे अपने आप को ऐसी स्थिति में वीके के सामने देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपनी बॉडी अपने दोनों हाथों से कवर कर ली और सिकुड़ गई और चेहरा दूसरी तरफ करके वो आंखें बंद कर लेती है। विधान उसे मुस्कुराते हुए देखता है और ऊपर से थोड़ा उठकर मिस्टी को बिना कपड़ों के देखने लगा। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए। ये देख मिस्टी की तो डर से सांसें ही थम गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इन सब चीजों से कैसे निकले। अगर उसने मना किया तो विधान का कहर उसके भाई पर बरसेगा और अगर वो सहती रही तो विधान की दरिंदगी उसके जिस्म पर कयामत ढाएगी। इधर करण और नैना के लिए एक ही कमरा बुक था। नैना गुस्से से होटल रूम के दीवार पर अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर मार रही थी। तभी करण, जो अपने ब्लूटूथ पर किसी से कनेक्टेड था,
उसे काम समझाते समझाते उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और गुस्से में खड़ी नैना को देखते हुए अपने क्यूट चेहरे के साथ मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को आफ्टर लॉन्ग टाइम हम दोनों एक साथ है बेबी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए वो नैना के करीब आकर उसके बालों को उसके कंधे से पीछे करते हुए उसके कंधे को चूमने लगा कि तभी अचानक से उसके मुंह पर एक जोर का पंच पड़ा। 5 खाते ही करण नैना से दूर लड़खड़ाते हुए किसी तरह संभला और फिर उसने अपना मुंह अपने दाएं हाथ से पकड़कर जब अपनी उंगली अपने होठों के बगल में लगती तो देखा कि उसके मुंह से खून बह रहा है। करण हैरतअंगेज चेहरे के साथ नैना को देखते हुए बोला, अंडरस्को ये क्या है नैना, वाई यू हिट मी। तभी नैना गुस्से से करण के करीब आकर उसका कॉलर कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, अंडरस्को बिकॉज़ यू डिजर्व इट। तुमने ही वो आइडिया दिया था नावी के सर को कि किसी लड़की को मिस्टी के पास रखा जाए हर वक्त उसकी खबर रखने के लिए, और फिर वीके ने इस काम के लिए मुझे ही चुन लिया और तुमने एक बार भी वीके से ये नहीं कहा कि वो ऐसा ना करे, मुझे इस काम के लिए ना रखे। उल्टा जब वो मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं इस काम को नहीं करूंगी तो वो मेरे परिवार वालों को मार देंगे, तब भी तुम चुप रहे। तुम जैसे नामर्द को अपना बॉयफ्रेंड मानना मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। घटिया इंसान, शक्ल से भले ही तुम ठीक ठाक दिखते हो लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। बेकार ही मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुई, यहां तक कि न जाने कितनी ही बार तुम्हें अपनी बॉडी सौंपी। मैंने तुम्हें अपना कर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। दफा हो जा इस कमरे से और दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसा घुमाकर लात मारोगी ना कि 7 पुश्त तक तू एक बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। करण नैना कितनी बातें सुनने के बाद गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ नैना से बोला, अंडरस्को हो गया तुम्हारा, या कुछ और भी बोलना बाकी है? नहीं नहीं, अगर और गुस्सा है तो उतार लो मुझ पर, और वैसे तुम्हें बता दूं बिना बच्चे के हम 7 पुश्त नहीं बढ़ा सकते हैं। अपने हर मुहावरे को गलत बोलती हो तुम। चलो छोड़ो, कम टू द पॉइंट। वी के सर तुम पर भरोसा करते थे, इसीलिए उन्होंने जिस लड़की के करीब उसके बाप तक को नहीं जाने दिया, उसके कमरे में तुम हमेशा उसके साथ रही और मानते आइडिया मैंने ही उन्हें दिया था। और मेरा आइडिया मुझ पर भी तो भारी पड़ा है। तुम्हें इंडिया में रहना पड़ा और मैं उस जल्लाद के साथ लंदन में था। एक एक पल उसके साथ काटना कितना मुश्किल होता है मेरे लिए तुम्हें पता है? वहां एक दिन ऐसा नहीं गया जिसमें उसने कम से कम 4 मर्डर ना किए हो। माना मैं भी करता हूं इल्लीगल काम, क्योंकि करने में मजा आता है, लेकिन विधान जैसी दरिंदगी और हैवानियत मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। उसके साथ रहना इज वेरी टेरेबल, और ऊपर से तुमसे दूर रहना। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं। मेरी जिंदगी में तुम ही हो जिसकी वजह से मैं खुश रहता हूं। तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। 1 साल मैं भी तुमसे दूर रहा हूं। तुमने तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं की इन सालों में। सोचो मेरा क्या हाल रहा हुआ होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, और चाहो तो इसी कमरे में दरवाजा बंद करके जितने लात घुसे मुके मारने हैं मुझे मार लो, मैं ओफ तक नहीं करूंगा। लेकिन मुझसे शादी करने का डिसीजन मत बदलना, मैं जीते जी मर जाऊंगा नैना। करण की बात कर नैना गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली, अंडरस्को तो मारू जितना मारना है मुझे तुम्हें। करण जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर बोला, अंडरस्को हाँ बेबी, जो करना है करो मेरे साथ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जितना मारना है मार लो। तभी नैना करण का कॉलर छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों का पंच बनाते हुए करण को देखते हुए बोली, अंडरस्को तो स्टार्ट हो जाओ मेरा पंचिंग बैग बनने के लिए। अब मैं तुम्हारी बत्तीसी तोड़ने वाली हूं। करण सहमति का इशारा करते हुए चुपचाप नैना के आगे खड़ा हो गया। नैना पोजीशन में करण के दांत तोड़ने के लिए तैयार थी। नैना के आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था करण के लिए, और नैना ने फिर से करण के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा। करण भी माफिया मैन का मैनेजर था, इतनी जल्दी कहां हार मानने वाला था। ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसने इतने वर्कआउट किए क्यों थे जिम में। नैना दूसरा पंच मारती है और फिर अपनी पोजीशन में आते हुए उसके पेट पर मुक्का मारती है, फिर उसके सीने पर, और कारण वो कुछ नहीं बोल रहा था। नैना 5वां मुक्का मारने के लिए अपना हाथ उठाती ही है कि तभी वो अचानक से रुक गई। कारण कुछ सेकंड नैना को चुपचाप खड़े देखकर बोला, अंडरस्को क्या हुआ, पंच मरने के लिए जगह कम पड़ गई क्या? तभी नैना के चेहरे के भाव धीरे धीरे अब बदलने लगे और वो एकदम से करण के गले से लिपट गई और उसे अपनी पकड़ उस पर कसते हुए अपने दोनों पैर करण के कमर पर टाइटली बांध लिया।
और उसकी गर्दन में अपना मुंह डालकर जोर से रोते हुए उसे ह्यूज करने लगी। करण समझ गया कि अब नैना पिघल गई है। कारण भी जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। उसने नैना के कमर और पीठ पर अपना हाथ कस लिया और आंखें बंद करके उसके सर से अपना सर लगाते हुए उसे महसूस करने लगा। नैना रोती हुई बोली, क्यों करते हो ऐसा काम जिसकी वजह से मुझे इतना सब झेलना पड़ता है? करण नैना के चेहरे को एक हाथ से अपने सामने करते हुए उसे अपने गोद में ही होल्ड किए हुए बोला, अंडरस्को, क्या मैं जानबूझकर ऐसा कुछ करूंगा कि तुमसे दूर हो जाऊं? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम और तुम्हारी बॉडी मेरा सुकून है। ये सुन नैना ने करण को और कसकर गले से लगा लिया और कारण नैना को बेड की तरफ ले जाने लगा। इधर विधान ने अब अपने कपड़े पूरी जल्दबाजी के साथ उतारकर बेड से दूर फेंक दिया और मिष्टी के ऊपर आकर उसकी बॉडी को पूरी तरीके से किस करने लगा। साथ ही वो मिष्टी पेट पर आकर वहां किस के साथ जोर जोर से बाइट भी कर रहा था। मिष्टी की चीख होटल रूम के कमरे के कोने कोने में गूंज रही थी। वो दर्द से कराह रही थी, मगर विधान को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बस मिष्टी पर हावी होते जा रहा था। फिर अचानक ही उसने मिष्टी को बेड पर पलटकर उसकी बैक बॉडी को किस और बाइट करना शुरू कर दिया। मिष्टी बहुत दर्द में थी। वो अपने दर्द को सहने की हिम्मत जुटाना के लिए अपने दोनों हाथों के पंजों में बेड कुशन्स को भर लेती है और आंखें बंद कर लेती है। तकरीबन 10 मिनट तक मिष्टी के बैक बॉडी को बीते करते के बाद विधान ने कहीं जाकर उसे दोबारा पलटा और फिर भी वो रुका नहीं। वो मिष्टी चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले आया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए उसने मिस्त्री की गर्दन पकड़ उसके होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए और उसे पैशनेट किस करने लगा। विधान के किस ने मिष्टी को दर्द सहने की थोड़ी ताकत दी ही थी कि तभी विधान ने मिष्टी के नाजुक होठों को जोर जोर से बाइट करना शुरू कर दिया। दर्द के मारे रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके होंठ विधान ने अपने होठों से लॉक करे हुए थे। वो कुशन को अपनी मुट्ठी में भरकर विधान के नीचे दबी रही और विधान उसके होठों को जी भरकर चूमने लगा। लगभग 15 मिनट बाद जब विधान को ये एहसास हुआ कि मिष्टी को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है, तो उसने न चाहकर भी मिष्टी के होठों को छोड़ दिया और दोबारा से उसके कॉलर बोन पर आकर किस करने लगा। मिष्टी अपनी उफान भरती सांसों को काबू कर रही थी कि तभी विधान उसकी पूरी बॉडी को चूमते हुए फिर से उसके चेहरे की तरफ आ गया और उसके गालों को चूमने लगा और अचानक ही वहां भी उसने बाइट कर लिया। मिष्टी आंखें बंद करके अपने दर्द को सहने की हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन उसके लिए अब ये नामुमकिन सा हो गया था। तभी विधान एक झटके में ही अचानक ही मिष्टी की बॉडी में समा गया और अब की बार मिष्टी कुछ भी सोचने समझने लायक नहीं रही। वो बस बेड पर जोर से चिल्लाते हुए रह गई। तकरीबन 1 घंटे बाद मिष्टी ने हार मानकर विधान को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अंडरस्को, आई एम टियर्ड, प्लीज लीव मी। तभी विधान मिष्टी के कान के पास आके कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, नो बेबी, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ दूं। वीके की वाइफ हो तुम, स्टॉर्म बनो। कहकर विधान ने मिष्टी के ईयरलोब पर बाइट कर लिया, जिससे मिष्टी की आह निकल गई। विधान फिर से मिष्टी के ऊपर हावी हो गया और तकरीब 1 घंटे बाद जब उसे महसूस हुआ कि मिष्टी अब पूरे तरीके से थक कर सो चुकी है, तो वो उसकी बॉडी को छोड़कर उसके बगल में लेट गया और मिष्टी के कमर में हाथ डाल उसे अपने ऊपर खींचकर सुला लिया और उसे बाहों में भर लिया। विधान मिष्टी के बालों को एक तरफ करते हुए उसके चेहरे को अपने एक हाथ में भरते हुए उसके गाल पर अपना अंगूठा चलाते हुए कुछ सोचने लगा। अगली सुबह 7 बजे खिड़की से आती हल्की रोशनी की किरण जब मिष्टी के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस बीच उसने थोड़ी मूवमेंट की तो वो अपनी बॉडी के दर्द से कराह उठी और उसकी आह निकल गई। मिष्टी ने किसी तरह खुद को संभालते हुए अपनी आंखें खोली अंडरस्को तो देखा कि वो होटल रूम के कमरे में अकेली बेड पर थी। उसको नेक्ड बॉडी पर इस वक्त सिर्फ एक सफेद चादर थी, जिसे उसने खिंचके पर थोड़ा और ऊपर करते हुए बेड से उतरने की कोशिश की और तभी वो लड़खड़ाकर दोबारा से बेड पर गिर गई और बॉडी पेन से कराहती हुई मिष्टी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और दरवाजे की तरफ देखते ही उसकी छोटी छोटी आंखों में दुनिया भर का गुस्सा दिखाई देने लगा। आगे जारी है। हैव अ नाइस डे दिल। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपकी पसंद के हर तरीके की कहानी को हमारे चैनल पर लेकर आएंगे जो कि रोमांस और रोमांच से भरी होगी।